नहीं आएगा ईरान, क्या फेल हो गया पाकिस्तान? अमेरिका वर्सेस ईरान, फंस गया पाकिस्तान। अमेरिका ईरान शर्तों पर अड़े, शहबाज मुनीर के होश उड़े। वार्ता से इनकार, फिर शुरू होगा वॉर। मुनीर हो गए फेल, ट्रंप शुरू करेंगे युद्ध का खेल। हम भी कहते हैं कि हमने दोनों को 47 साल के बाद बिठाया है पाकिस्तान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का तर्कश। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। तो आज के दिन की युद्ध के मैदान से ये बड़ी खबर है। बातचीत की दोबारा टेबल सजने वाली थी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने ये इमेज क्रिएट की है शांति दूत की, जिसमें शहबाज शरीफ, जनरल मुनीर अमेरिका और ईरान के बीच पूरी तरह युद्ध विराम कराने चले हैं। लेकिन दूसरी वार्ता जब होनी थी तो क्या तस्वीर पलट गई है? क्या ट्रंप युद्ध का नया खेल शुरू करने वाले? और ये सवाल इसलिए क्योंकि 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में पहले राउंड की वार्ता फेल होने के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर दूसरे राउंड की जो वार्ता होनी थी, इस बातचीत से पहले ही ईरान ने कह दिया है कि वो शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। मतलब ये कि ईरान की तरफ से बातचीत के लिए कोई नहीं जाएगा, तो फिर बात कैसे होगी? ऐसे में साफ लग रहा है कि दूसरे दौर की वार्ता भी फेल ही होने वाली है। इस बीच एक बात यह भी है कि 60 घंटों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर खत्म हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये कि क्या अमेरिका ईरान की बातचीत में पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है? शांति दूत का ढोल पीट रहे पाकिस्तान की क्या पोल खुल गई है? ईरान नहीं आया तो पाकिस्तान में शांति वार्ता का होगा क्या? क्या फिर इसे फेल समझा जाए कंप्लीटली? क्या 60 घंटे बाद महायुद्ध का दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा? आईआरजीसी से मुनीर का कनेक्शन क्या है और वार्ता में क्या यही पेंच फंसा है? तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा आ गए हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, रिसर्च स्कॉलर ईरान से अहमद सूरतवाला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत में। इसके साथ ही PMLN से पाकिस्तान से डॉक्टर इरशाद खान हमारे साथ आ गए हैं। प्रमित मकौड़े साहब जुड़ेंगे बस कुछ ही देर में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ हैं। तो आप सभी का स्वागत करती हूं, लेकिन शुरुआत यहां पर अहमद सूरतवाला जी आपके साथ ही करूंगी। देखिए, उस मुद्दे पर हम आएंगे कि पाकिस्तान की कोशिशों का इंपैक्ट क्या निकल कर आया, इंटरनेशनल मैसेज क्या गया, ईरान क्यों नहीं आया बातचीत के लिए, सेकेंड राउंड के लिए, कहां पेच फंसा? मैं आगाज करता हूं आपकी खिदमत में भी, तमाम पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को भी। ईरान ने ये कहा है कि 8 अप्रैल को जो हमारा ड्राफ्ट उन्होंने कबूल किया था, उस ड्राफ्ट के ऊपर जिस तरह से अमल होना चाहिए था, उसके बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है जो ब्लॉकेट किया गया है। जब तक कि ब्लॉकेट वो हटाते नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी शर्तों के ऊपर जो पहले अमल होना चाहिए था वो अमल नहीं किया है और ये एक नई चीज को वो हम पर इम्पोज कर रहे हैं। और कल रात में एक बड़ी खबर आई है कि उनकी पायरेसी यानी उनकी समुद्री गुंडागर्दी और डकैती की भी खबर आई है। तो ईरान इन 2 वजह से, ब्लॉकेट की वजह से और ये पायरेसी की वजह से जो कल रात में खबर आई है, ईरान ने कहा है कि हमारा कोई जाने का इरादा नहीं है, क्योंकि अमेरिका के साथ अगर उसके बराबर में अपनी डिमांड को रखकर बात को नहीं मनवाया जाएगा तो वो अपनी दादागिरी और दबाने और सर, एक बात बताइए मुझे, ईरान में इस वक्त फैसले कौन ले रहा है? ईरान में सरकार फैसले ले रही है या IRGC फैसले ले रही है? डिप्लोमेटिक राजनीतिक फैसले कौन ले रहा है? बिल्कुल, मैं अभी चूंकि ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन का ये बयान है जिसका मैंने आपके सामने खुलासा पेश किया है, तो इन्होंने एक बयान के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी तरफ इशारा किया, शायद इससे मदद मिलेगी आपको भी ये समझने में कि फैसले कौन ले रहा है। पहला पॉइंट ये था, उन्होंने कहा कि कल रात में जिस वक्त ये पायरेसी हुई है और समंदरी डकैती हुई है, तो फौरन IRGC ने सोचा हमला करने के लिए अमेरिका के ऊपर, जहां से ईरान के ऊपर वो शिप के ऊपर, वेसल के ऊपर हमला हुआ था। तो इस वजह से हमला नहीं किया क्योंकि उस शिप के अंदर क्रूज के कुछ जो है फैमिली मेंबर्स थे, इस वजह से उसके ऊपर हमला नहीं किया गया। तो IRGC ने भी अगर हमला नहीं किया है तो वहां पे फैमिली मेंबर्स के रहने की वजह से मुझे लगता है कि 3 लोग मिलकर फैसला रहे, 3 एंटिटी, IRGC,
डिप्लोमेटिक और वहां के जो ऑफिशियल्स हैं वो लोग, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैसला ले रहे हैं और जिनका सबसे ज्यादा जोर है वो वहां पब्लिक जो रास्ते के ऊपर खड़ी है। ठीक है। पब्लिक बहुत ज्यादा सख्ती से अमेरिका के साथ लड़ने की बात कर रही है और सबक सिखाने की बात कर रही है। ठीक है। के सिन्हा साहब, आपने ये पूरी बातचीत और उनका पूरा वक्तव्य सुना, लेकिन जिस अंदाज में पाकिस्तान ने शांतिदूत बनकर पूरी दुनिया में ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम इस वॉर को सुलझाएंगे, और इस्लामाबाद में बातचीत की टेबल सजी, लेकिन सेकंड राउंड से पहले ईरान का ये कहना है कि हम बातचीत पे नहीं आ रहे। उधर अमेरिका में क्या हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप साहब की अप्रूवल रेटिंग्स जो हैं वो फिर नए सिरे से धराशायी हो रही हैं। इधर तीसरा पहलू ये खुला हुआ है जहां पर पाकिस्तान को लेकर अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि दुनिया में सही मैसेज नहीं गया है। पाकिस्तान का बीच में मीडिएशन करना ये रेड फ्लैग है अमेरिका के लिए। अमेरिकन मीडिया में ये छप रहा है सर। तो आखिरकार जो बात भारत पहले दिन से कह रहा है वो पिक्चर दुनिया के सामने चली गई है, देर से सही। मीनाक्षी, जय हिंद। देखिए, आपकी जो आकलन है, जो आपने पॉइंट रखे हैं, एब्सोल्युटली उसमें क्लियरिटी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो पाकिस्तान का रोल है, पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं। एवरी टाइम पाकिस्तान को हम इसको कहेंगे टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके एंड थ्रो अवे। तो अभी पाकिस्तान का जो रोल है, जिसको हमारे भारत में व्याख्या हुई है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि एक ब्रोकर, यदि मैं इंग्लिश में कहूँ, जिसको हिंदी में दलाली करते हैं, वो कुछ इस तरह की इनकी रोल है। दूसरी बड़ी बात जो है, अभी उसको कहते हैं ना, एक पिजन होता था जिसके अंदर में आप चिट्ठी डाली, वो उड़ के गया, दूसरे को दिया, फिर लेकर आया वहां से। वो रोल कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान आज वहां पर इसलिए है कि उनके 900 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वहां पर है, और पाकिस्तान ने अमेरिका को एयर बेसिस दिया हुआ है, और आज उनके साथ उनका कंफर्ट जोन है, सेंटकॉम का कंफर्ट जोन है वहां पर, और इसलिए वो। मगर क्या होगा, देखिए, ये सारी चीजें तो सुलझ जाएंगी क्योंकि अमेरिका स्ट्रेटेजिकली फंसा है, और उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा देन है। पाकिस्तान ने उसको शायद ऐसे इशारों में ये कहा। और देखिए, जो हाई रिस्क की बात आई है उसमें इनके आसिम मुनीर का भी बड़ा गेम, कि हम इधर से भी इन्होंने यूज किया था। यदि आप 28 तारीख के जो फरवरी की बात छोड़ दें, उसके पहले तो पाकिस्तान के बॉर्डर से भी बहुत सारी चीजें ईरान में हुई हैं। ईरान जानता भी है इसको, और ये भी था कि ये कहते थे कि शायद वो उस रास्ते से आएंगे। आज आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं ये पाकिस्तान के बाद, मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि देखिए, ईरान ने तो 16 तारीख को खोल दिया था, और आपने कहा कि शायद उनके यहाँ कोई डिसीजन लेने में 16 के बाद तो नहीं, 18 को बंद किया गया है ना। तो कब बंद किया गया? जब अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाया। नेवल ब्लॉकेड आप किस लिए करेंगे? जो ईरान कर रहा है वही अमेरिका कर रहा है, नेवल ब्लॉकेड। वो कहता है पूरे विश्व में नेवल वो भी नहीं करने दिया जाएगा। और आज चाइना, रशिया, इंडिया सब खड़े हैं, नॉट अगेंस्ट अमेरिका, बट ये जो प्रिंसिपली आप यूज करना चाहते, स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद करना स्ट्रेटेजिकली उनके लिए कंपल्शन होगा। मगर वो भी खोल दिया, उन्होंने खोल दिया था, पूरे विश्व के लिए खोल दिया था। इस पर जवाब दूंगी। हाँ, ठीक है। डॉक्टर इरशाद खान, अमेरिकन मीडिया कह रहा है सर, रेड फ्लैग है पाकिस्तान के साथ बात करना, और पाकिस्तान को मीडिएटर बनाना अमेरिका के लिए रेड फ्लैग साबित हुआ है। पाकिस्तान की मीडिया में, अमेरिका की मीडिया में छप रहा है सर, और अब आखिरकार ईरान नहीं आ रहा बातचीत की टेबल पर। क्या करेंगे अब आप लोग? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो ये है कि मैंने आपको मुसलसल आपके चैनल्स पे मैं एक ही बात कर रहा हूं कि इंशाल्लाह सरप्राइज देंगे आपको। सिर्फ आप दुश्मन हैं अमन के, पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के ममालिक मुबारकबादें दे रहे हैं, सिवाय हिंदुस्तान के पैनिक फैलाने के अलावा। अभी जनरल साहब फरमा रहे थे कि हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल। टॉयलेट तो आप बने हुए हैं, इस वक्त बदबू आ रही है आप लोगों में से, गुस्से की, आप लोगों में से अनारकी की, आप लोगों में से दहशतगर्दी की बदबू आ रही है, क्योंकि आपको अमन पसंद नहीं आ रहा है। पेट्रोल का 1 लीटर मिल रहा है साहब। माजरत के साथ मैं आप लोगों के दरमियान में नहीं बोला, मुझे पूरा सुनिए। कन्ना साहब जरा उंगली अंदर करें अपने और मुझे सुने, पूरा बोलने दें, फिर बोलिएगा। दूसरी बात यह है कि आपको मैं बताऊं, अर्ज करूं कि मेरे पाकिस्तान में अमेरिकन एजेंसीज के लोग पहुंच चुके हैं, आज रात ही पहुंचे हैं। एक बेहतरीन तरीके से मेहमानों की खुशामदीद करने की तैयारियां जारी हैं मेरे इस्लामाबाद में। हमने फोर्सेस भी लगा दी, हमने एजेंसीज भी लगा दी कि आप जैसे दहशतगर्द हमारे करीबी पड़ोसी हैं कि कोई गलत तरीके से कुछ मामला ना कर दें आप लोग हमारे साथ। देखिए, बदबू आप लोगों में से आ रही है, पाकिस्तान में से नहीं आ रही। पाकिस्तान तो अजीम से अजीम तर बन रहा है। जितना इस वक्त
पाकिस्तान के लिए नाम लिया जा रहा है, जितना मेरे वजीर आजम नहीं मैंने आपने शायद मेरा सवाल नहीं सुना। आपने जितनी भी बातें बोली सर, जितनी भी बातें बोली, आपने टॉयलेट पेपर का जिक्र किया। टॉयलेट पेपर पता है किसने बना रखा है? टॉयलेट पेपर किसने बना रखा है मैं आपको बताती हूँ। मैंने सोचा आप अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद कहूंगी आपको। टॉयलेट पेपर जो आतंकवादी आपके देश में बैठे हैं, सबसे बड़ा ही नाम दे देती हूँ, उसे तो पूरी दुनिया में जानते हैं सब लोग। ओसामा बिन लादेन कहां पर था? वो पाकिस्तान में था सर, पाकिस्तान में था ना। टॉयलेट पेपर की तरह पाकिस्तान को ओसामा बिन लादेन ने इस्तेमाल किया सर। जानकारी, जरा तथ्यों को सही करिए। ये वही ओसामा बिन लादेन है जिसने न्यूयॉर्क में ट्विन टावर गिराए, और ये वही ओसामा बिन लादेन है सर जिसको मारने के लिए 10 साल वेट किया अमेरिका ने, और उसके बाद नेवी सील्स ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर आपके देश के भीतर घुसकर मारा। लाश तक आप लोगों के हाथ नहीं लगने दी सर। ये है फैक्ट, ये है फैक्ट। आतंकवादियों ने टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। अगर सही डेफिनेशन बतानी है सर ने, तो फिर भी थोड़ा सा पोलाइटली आपको बोला, मैं आपको सही शब्दों में तथ्य के साथ बता रही हूँ। बड़ा सवाल मेरा ये है, चलिए ठीक है, पॉइंट पर लौटते हैं, पॉइंट पर लौटते हैं। इरशाद खान जी, मुझे ये बताइए सर, चलिए आप भारत पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैंने तो आपसे अमेरिकन मीडिया को लेकर सवाल पूछा सर। अमेरिका में कह रहे हैं कि पाकिस्तान रेड फ्लैग है इस बातचीत के लिए। अब बताइए मुझे इसका जवाब दीजिए। भारत ने नहीं छपवाई ये रिपोर्ट वहां पर। आपके प्रोपेगेंडे के आप खुद जलील हो रहे हैं पूरी दुनिया में। आपके चैनल, अरे सर सुन तो लीजिए, सवाल तो सुनिए, जवाब दीजिए ना फिर उसका। कहां खड़े ये भारत ने नहीं कहा अमेरिकन मीडिया को कि पाकिस्तान को रेड फ्लैग बताए। अमेरिकन मीडिया कह रहा है पाकिस्तान को रेड फ्लैग, कि पाकिस्तान के साथ को मीडिएटर बनाकर बातचीत करना ये हमारे लिए घातक साबित हुआ है। ये अमेरिकन मीडिया कह रहा है, भारत ने नहीं छपवाई ये खबर। अब बताइए। घातक साबित नहीं हुआ है। आप ये देखिए कि क्यों लोग हमारी तरफ। चलिए प्रमीत मकोड़े जी, मुझे लगता है शायद इरशाद खान साहब मेरा सवाल ही नहीं समझ पा रहे, या सुन नहीं रहे ध्यान से, या ना सुनने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन ठीक है प्रमीत मकोड़े जी, आप नहीं सुन रहे हैं। प्रमीत मकोड़े जी ठीक है, ईरान तो साफ कह रहा है सर बातचीत के लिए हम नहीं आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पर अड़े, और उनका एक बड़ा बिंदु यह है कि आप पश्चिम एशिया में जिस तरह से वहां पर जो युद्ध वाहक जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको वहां पर आप पहुंचा रहे हैं, पूरी सेनाबंदी वहां पर हो रही है, पूरी नाकेबंदी वहां पर हो रही है, तो बातचीत का आधार तो विश्वास होता है ना। एट फर्स्ट पॉइंट देयर इज नो ट्रस्ट। अमेरिका वो ट्रस्ट बहाली करना ही नहीं चाहता। ये ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू है। अमेरिका इज गोइंग विथ पीस थ्रू स्ट्रेंथ। अमेरिका इज गोइंग थ्रू मैक्सिमम प्रेशर, कि पूरा प्रेशर दिया जाएगा, फिर निगोशिएशन टेबल पे बैठा जाएगा। निगोशिएशन पे केवल अमेरिका की टर्म्स पे बातें होंगी, बातें मानी जाएंगी। अगर नहीं बातें मानी जाएंगी तो प्रेशर को डबल किया जाएगा, इनको मजबूर किया जाएगा, और फिर निगोशिएशन टेबल पे आएगा। अदरवाइज इन्होंने पिछले 30 दिन में जो अमेरिकन मिलिट्री की ताकत देखी उसको वो फिर देखेंगे, तो नहीं आ रहा ना बातचीत की टेबल पर, और फिर वापस आएंगे। इसे किस तरह से अमेरिका देख रहा है? मना कर दिया उन्होंने कि हम नहीं आएंगे मिलने के लिए, नहीं बैठेंगे बातचीत के लिए। तो अब नहीं बैठेंगे तो फिर नाउ आफ्टर फ्यू डेज दे विल सी कि few bridges will get collapsed, few bridges will get attacked, few plants will get attacked। वो अमेरिका एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन करेगा और इनको फिर बातचीत के टेबल पे आना ही होगा, अदरवाइज उनका और ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा। तो वहां पर क्या है, द होल निगोशिएशन सिस्टम इज फ्रेगमेंटेड। देयर इज नो क्लियर पावर सेंटर राइट नाउ विद इन ईरान। IRGC का एक अपना अलग कहना है, वहां की जो IRGC के अलावा जो ईरान की जो एक सेना का एक कुछ भाग है उनका एक अलग कहना है, और वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो भी निगोशिएशन के आ रही है, दे ऑल आर टोटली इन डिसअरे। तो कुछ दिन उनको भी लगेंगे, और जब वो अमेरिका की ताकत, मिलिट्री ताकत तो एक बार देख चुके हैं, उसकी जब सेकंड राउंड का कंट्रोल्ड एस्केलेशन देखेंगे तो अपने आप घुटने पर फिर अमेरिका के साथ निगोशिएशन करने आएंगे। एमएस सूरतवाला जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर मैं कर्नल शैलेंद्र के पास जाऊंगी। हाँ, पर सूरतवाला जी को मैं कहूंगा कि मैडम ठीक है, वो आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप, हाँ, पर आपके स्टूडियो में बैठ के या टीवी स्टूडियो में बैठ के ईरान को जीतते हुए दिखाना, ईरान को ताकतवर दिखाना, ईरान को हिम्मत वाला दिखाना, ये बड़ा आसान है। वहां की जो ग्राउंड रियलिटीज और बैटल ग्राउंड रियलिटीज जो है वो उसके पूरे विपरीत है। उन्होंने साबित किया ईरान ने जीत। ठीक है, एमएस सूरत, लेट हिम रिस्पॉन्ड। एमएस सूरतवाला, हाँ ठीक है, बताइए एमएस सूरतवाला जी। कितनी बड़ी ताकत है ईरान में। दो पॉइंट डॉक्टर इरशाद खान आपके पास आऊंगी सर, एक बार वो सूरतवाला जी रिस्पॉन्ड कर दे इस बात पर, क्योंकि ईरान के पर्सपेक्टिव पे बात हो रही है। हाँ बोलिए। पहला पॉइंट मैं एनडीटीवी जैसे रिस्पॉन्सिबल चैनल के ऊपर ये कहना चाहूंगा कि जब परमीत मकोड़े जी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पुलों को तोड़ा जाएगा और अमेरिका की ताकत को देखा जाएगा,
तो वॉर क्राइम को इस तरह से यहाँ पर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और इस तरह की चीजों को तोड़ने की बात को इस तरह से चैनल पर कहना, वो भी एनडीटीवी जैसे जिम्मेदार चैनल के ऊपर, और फिर अमेरिका की ताकत का जिक्र करते हुए अमेरिका की ताकत को जिक्र करते हुए कि अमेरिका की ताकत देखी गई है। क्या ताकत देखी गई है? गांधी हॉस्पिटल के ऊपर जो हमला किया था वो ताकत आप बताना चाहते हैं, या मीनाब स्कूल को आप याद दिलाना चाहते हैं? कौन सी ताकत? अमेरिका की ताकत ये थी कि 13 बेसिस ईरान ने उसके जो पिछले 40 साल से उन्होंने तैयार किया था, ईरान ने उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। ईरान ने अपनी ताकत ये बताते हुए कि जब जराल्ड पोल नजदीक आ रहा था, अपने जो भी उन्होंने अपने टेक्निकल इश्यूज बताए अमेरिका ने, लेकिन दूर भागा है। और ईरान इतना पावरफुल और इतना सक्षम है, पिछले 50 दिन के अंदर उसने ये बताया है कि जो उसने कहा है वो उसने करके दिखाया है। लेकिन अमेरिका की ताकत का आप इस तरह से जिक्र मत कीजिए, और वॉर क्राइम को कम से कम एनडीटीवी जैसे प्लेटफॉर्म पर जिक्र करके आप अपनी पीठ मत थपथपाइए। ठीक है कर्नल शैलेंद्र सिंह, मैं एक बात अपने दर्शकों के लिए भी क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, हमारे साथ दो पक्ष बैठे हैं, अमेरिका से एक गेस्ट बैठे हैं, ईरान से गेस्ट बैठे हैं, और आप दोनों को ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए एक मंच हम यहाँ पर जरूर दे रहे हैं। अब दुनिया में किस कोने से खड़े होकर किस परिस्थिति को आप कैसे देखेंगे, उस लिहाज से हर किसी का सही और गलत बदलता है, और इसीलिए मैं अपने दर्शकों के बुद्धि और विवेक पे इस बात को छोड़ रही हूं कि वो अपने नजरिए से इसको देखें। बाकी अलग अलग पैनलिस्ट के जरिए हमारी कोशिश यही है कि अलग अलग पक्षों को आपके सामने लेकर आए। कर्नल शैलेंद्र सिंह, अभी तक ये कॉन्वर्सेशन सर जिस दिशा में गई, उसमें एक बड़ा मुद्दा जो निकल कर आ रहा है, क्या ये शांति वार्ता, सीज फायर की कोशिश सिर्फ एक दिखावा थी? इसके लिए कौन ईमानदार था, कौन गंभीर था? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाएंगे, हम इस अंदाज में जो है सब कुछ नेस्त नाबूद कर देंगे, तबाह कर देंगे, और एट द सेम टाइम आप कहते हैं कि हम बातचीत भी करेंगे। वो विश्वास कहां है सर, जिसके आधार पर बातचीत होगी? पहले आपको एक लेवल का विश्वास तो बहाल करना पड़ेगा ना बातचीत से पहले, वो है ही नहीं ग्राउंड पर, और उस पर पाकिस्तान में ये बातचीत हो रही है। जय हिंद, नमस्कार। पहले तो मैं अपने इरशाद साहब को फिर से कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं कि पाकिस्तान ने कोशिश करी है और वो बातचीत उनकी जमीन पर हुई है। ये एक अलग बात है कि वो माने या ना माने, ये वो पनौती वाला पाकिस्तान है जहां पर चीजें होना अपने आप में एक तरह से डिफिकल्ट इसलिए हो जाती हैं बिकॉज पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट, इरशाद साहब, अनफॉर्चुनेट बैकग्राउंड कुछ अलग तरीके का रहा है। जहां तक बात आ रही है बातचीत की, मुझे नहीं लगता कि यूएस का चाहे कोई भी साइड ले ना ले, तो ही हैज अ राइट टू से कि आपके चैनल पर बोलना आसान है, हमारे चैनल पर अगर बोलना आसान है तो जनाब आपने जो कुछ बोला है वो कुछ अच्छा बोला है, कुछ ठीक बोला है। मैं ईरान का फैन नहीं हूं बाय द वे, मैं बिल्कुल ईरान का फैन नहीं हूं, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से आप प्राइड ले रहे हैं कि पुल और पावर स्टेशंस आप तोड़ देंगे, ओ दैट शोज योर डेस्परेशन। क्या हो गया? मिलिट्री टारगेट मिल नहीं रहे, या मिलिट्री टारगेट स्ट्राइक नहीं कर पा रहे, या आपकी जो सीआईए आपको बता रही है कि 70% उनकी मिसाइल और 60% उनकी ड्रोन ताकत अभी भी बची हुई है। ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है, ये सीआईए की रिपोर्ट्स हैं। एंड एज अ फौजी मान लीजिए मेरी बात, जब फौज एनालिसिस देती है आपको जो आपकी अपनी है सीआईए के थ्रू या अदरवाइज, उसके ऊपर विश्वास रखिए। दे आर प्रैक्टिकल पीपल। उन्होंने आपको बूट्स ऑन ग्राउंड के बजाय ये जो सो कॉल्ड ब्लॉकेड का आइडिया दिया है, लेट मी टेल यू, इट्स अ मास्टर स्ट्रोक ऑफ सेविंग योर फेस। आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले थे, इसलिए मैं कह रहा हूं दोनों ही साइड्स का जिम्मेदारी बनती है कि आपकी ये लड़ाई आप मेरे ऊपर और मेरी दुनिया के ऊपर उसका इफेक्ट ला कर दे रहे हो। लड़ाई अगर आपकी है, आपको एडजस्टमेंट करनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। नैरेटिव बेचने से कुछ नहीं होगा। आपकी लड़ाई का खमियाजा और उसकी कीमत मैं चुकाऊंगा, मेरी दुनिया चुकाएगी। सर, लोगों के घरों में, हमारे घरों की दहलीज तक समस्या आ गई है, किचन तक समस्या हो गई है। और सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में जिस बात का उदाहरण मैंने एक बार पहले भी दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध का इंपैक्ट उस तरह से पूरी दुनिया में नहीं हुआ जैसे इस सिचुएशन का हुआ है। और इसीलिए एक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि इस ब्लैकमेलिंग से आगे निकलकर बातचीत की टेबल पर आइए और उसे सुलझाइए। प्रमित मुखोड़े जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ अमेरिका के भीतर जो हो रहा है, अप्रूवल रेटिंग्स का गिरना, अपने घर में ही घिरना अपनी जनता के बीच, और जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि अमेरिकन मीडिया अगर ये कह रहा है कि पाकिस्तान को जिस तरह से आप इस पूरे सिनेरियो में लेकर आए हैं वो तो ओपनली रेड फ्लैग है,
और कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इससे कुछ कॉन्क्रीट अचीव कर लेंगे इस कोशिश से? इससे दुनिया में हमारी किरकिरी हुई है। क्या इसे ट्रंप प्रशासन गंभीरता से ले रहा है इस बात को अब? जैसे आपने कुछ पॉइंट्स आपके मैं सहमत हूं कि अमेरिका में इंटरनल डोमेस्टिक प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर निश्चित रूप से है। यहाँ पर गैस प्राइसेस भी बढ़ी है, यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ा है और उसकी वजह से डेफिनेटली देयर इज अ प्रेशर कि ये वॉर को जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन एक दूसरी बात देखें, किसी प्रेसिडेंट का या किसी प्रशासन का सबसे बड़ा जिम्मेदारी पूर्ण उसकी ड्यूटी होती है हाउ टू मेक अमेरिकन सिटीजन सेफ विद इन देयर मेनलैंड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द मेनलैंड। अगर वो 10,000 किलोमीटर भी दूर हो तो भी अगर वो अमेरिकन है तो सेफ हो। और अमेरिका का एक दूसरा पक्ष है कि अमेरिका दोस्तों का भी दोस्त है। अगर आप हमारे दोस्त और हमारे अलाइज इजराइल को बोलते हैं डेड टू इजराइल एंड डेड टू अमेरिका, वो किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर हम $1.1 ट्रिलियन डिफेंस पे खर्चा करते हैं तो वो डेकोरेशन के लिए नहीं है, वो डिटरेंट के लिए है कि किसी दुनिया के किसी देश की यह हिम्मत ना हो कि डेड टू अमेरिका और डेड टू इजराइल अगले 10 साल तक है। ये इस युद्ध ने सिद्ध करके दिखाया है। और चाइना मेन दूसरा, एक चाइना जो अमेरिका के अगेंस्ट में जो गेम प्लान करता है उसके सहयोगी को लेकर, कभी वेनेजुएला को लेकर, कभी क्यूबा को लेकर, लेकिन इन सबके बीच प्रमीत पकोड़े जी, इन सबके बीच यही एक इंप्रेशन तो पूरी दुनिया में भी जा रहा है ना। पूरी दुनिया में ये चर्चा है कि आप इजराइल की वॉर लड़ रहे हैं। आपके घर के भीतर, आपके घर से एज इन अमेरिका के भीतर ये चर्चा है कि आप इजराइल की वॉर लड़ रहे हैं। और बातचीत का मीडिएशन कहां हो रहा है? पाकिस्तान में। उस पाकिस्तान में जो इजराइल को मानता ही नहीं है, जो इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानता। पाकिस्तान की जनता अमेरिका की कॉन्सुलेट पर हमला करती है। इसीलिए मैं बार बार पूछ रही हूं कि एट फर्स्ट प्लेस इस बातचीत का आधार क्या था सर? क्या ये सिर्फ दिखावा था? इसीलिए ये सवाल है। नहीं, देखिए दो चीजें हैं इसमें भी। टैक्टिकल रूप से अमेरिका एक चैनल के रूप में पाकिस्तान को यूज कर रहा है युद्ध में। कभी कभी आपको चलिए, बड़ा पॉइंट है, इसी पॉइंट से आगे आऊंगी। डॉक्टर इरशाद खान, अमेरिका एक चैनल की तरह आपको यूज कर रहा है। चलिए, जिस बात से मेरी डिबेट की आज शुरुआत हुई थी, अंत में आते आते उसका जो एक क्रक्स है, पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है एक चैनल की तरह। अब बताइए, और वो भी उस चैनल के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो इजराइल को आप लोग मानते नहीं, इजराइल को आप लोग मानते नहीं। अमेरिका के कॉन्सुलेट पर आपकी देश की जनता हमला करती है, हिंसा करती है अमेरिकन कॉन्सुलेट पर, और फिर आप बातचीत की टेबल से जाकर बैठे। डर क्यों रही हो आप? जरा सुनो, अब शोर नहीं करना। नहीं, मैं जवाब देते हुए डर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि आप जवाब देंगे तथ्यों पर। सुनिए ना, सुनिए, जवाब लीजिए। पाकिस्तान एक दिलेर मुल्क बन के सामने आया हिंदुस्तान को हराने के बाद। उन्होंने एक ताकत से हाथ मिलाया अमेरिका ने, एक उभरती हुई ताकत से, एक उभरती हुई बड़े मुल्क से, एक पाकिस्तान से, अजीम पाकिस्तान से, एक अजीम फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर से हाथ मिलाया कि उन्हें मालूम है कि इस वक्त अगर कोई मुल्क दुनिया में अमन कायम करवाने में मदद कर सकता है तो वो है वाह वाह, बहुत बढ़िया बात। तो सर फिर मुझे बता दीजिए जरा, आज जानकारी के लिए बता दीजिए। नहीं तो बेंजामिन नेतन्याहू जी को फिर आप बेंजामिन नेतन्याहू जी को फिर बिरयानी के लिए कब बुला रहे हैं? बिरयानी खिलाने के लिए टेबल पर, शांति वार्ता की टेबल पर चाय कॉफी पिलाइए, उन्हें भी जरा आमंत्रित करिए और उन्हें भी चाय कॉफी पिलाइए, बिरयानी खिलाइए। कब इन्वाइट कर रहे हैं? फिर शाही टुकड़ा वगैरह सर्व करिए, उन्हें कब बुला रहे हैं बताइए? बेंजामिन नेतन्याहू को बुलाएंगे आप चाहते हैं इस्लामाबाद? आप जरा सुने ना, जवाब लें ना। हाँ, जवाब लें। हम अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी खिला रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि कत्लो गारत हो जाए पूरी दुनिया में। आप इतने बेशरम लोग हैं। अरे सर, आप जिनके लिए बातचीत की टेबल सजा रहे हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जो पार्टी है, उस पार्टी को आप लोग नहीं बुला रहे हैं। तो किस बात की शांति वार्ता हो रही है यहाँ पर? बदबूदार लोग, आप शर्म नहीं कर पाओगे। चलिए, मेरे पास समय की कमी थी, लेकिन बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। और आज पूरी दुनिया के सामने ये सवाल तो है ही कि युद्ध, हर व्यक्ति चाहता है कि युद्ध रुके, शांति की दहलीज पर बातें पहुंचे, लेकिन उसके लिए जो आधार चाहिए, उस आधार में कितनी शक्ति है, या उस आधार के पीछे कितनी ईमानदारी है और उस पर कितना विश्वास बहाली है, ये सवाल और ये शंका बनी हुई है। लेकिन इन सबके बीच अगर फिर भी बातचीत में कोई प्रोग्रेस होती है तो उसका स्वागत ही करना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का है। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।